हेलो स्टूडेंट, आज हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करना। तो इसमें ये ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो -q और +q चार्ज से कंसिस्ट है। इनका सेपरेशन 2a है, ओ इसका सेंटर है। तो जो ए बी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, यानी ये भी ओ ए भी ए हो गई डिस्टेंस और ओ बी भी ए हो गई, इक्वल इक्वल डिवाइड कर दिया क्योंकि ये सेपरेशन 2a है। तो ओ से ए तक का हाफ हो गया और ओ से बी तक का हाफ हो गया। अब हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ये इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है? इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से जाने वाली और उसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन, ये इसकी एक्सिस है ए बी के परपेंडिकुलर और उसके सेंटर से जाने वाली लाइन क्या कहलाती है? इक्वेटोरियल लाइन। तो ये ओपी एक इक्वेटोरियल लाइन है। तो इसकी इक्वेटोरियल लाइन पर ये हमने कोई पॉइंट ले लिया है पी, जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है और सेंटर से आर डिस्टेंस पर है वो पॉइंट पी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल 2 चार्ज से कंसिस्ट होता है तो उसके इंडिविजुअल चार्ज की वजह से पहले पी पॉइंट पर हम इंटेंसिटी निकालते हैं। तो पहले +q चार्ज की वजह से पी पॉइंट पर इंटेंसिटी हमने निकाली। तो +q चार्ज की वजह से इंटेंसिटी क्या होती है? जो इन चार्ज को पी पॉइंट से लाइन ज्वाइन कर रही है उसके तो अलाउ होगी और बाहर की तरफ होगी आउटवर्ड E1। और निगेटिव चार्ज की वजह से इंटेंसिटी टुवर्ड द निगेटिव चार्ज होती है, यानी ए और -q चार्ज और पी पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग और टुवर्ड द निगेटिव चार्ज। ठीक है। अब इसमें जो AP और BP लाइन है वो इक्वल लाइन है, दोनों इक्वल है। जितनी डिस्टेंस AP की है उतनी ही BP की है। क्यों है ऐसा? क्योंकि O इसका AB का मिड पॉइंट है और ये जो OP लाइन है इक्वेटोरियल लाइन, ये मिड पॉइंट से होकर के जाती है। तो ये जो P पॉइंट है ये B पॉइंट से भी इतनी ही दूर है और A पॉइंट से भी इतनी ही दूर है। ठीक है। तो इसलिए AP और BP क्या है? इक्वल है। अब ये एक ट्राइंगल बन रहा है ABP। तो जिस ट्राइंगल की 2 साइड इक्वल होती हैं उसके 2 एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ये PA साइड इक्वल है तो इसका एंगल हमने थीटा सपोज कर लिया, तो ये एंगल भी इक्वल थीटा ही होगा क्योंकि ये साइड इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। अब ये जो E1 E2 है, अब ये ना तो सेम डायरेक्शन में आ रही है जो हम ऐड करके रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाल लें पी पॉइंट पर, और ना ही अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं जो सब्ट्रैक्ट करके रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाल लें। अब इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो जब 2 वेक्टर इंक्लाइंड फॉर्म में होते हैं तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का हमारे पास एक फार्मूला है। क्या होता है? रिजल्टेंट वेक्टर R = रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या निकालते हैं? वेक्टर A² + B² + 2AB cos थीटा। ये फार्मूला होता है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने का। तो ये E1 E2 भी वेक्टर क्वांटिटी है। अब इनका रिजल्टेंट हम निकालेंगे मगर इनके बिटवीन के एंगल का तो हमें पता ही नहीं। तो हम एक काम करेंगे, हमने P पॉइंट से AB के पैरेलल एक हॉरिजॉन्टल ये लाइन ड्रा कर लिया इसे। ठीक है। अब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा क्योंकि अल्टरनेट एंगल, ये 2 पैरेलल लाइन हो गई नहीं, ये इसका ट्रांसवर्सल है। ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं? अल्टरनेट एंगल कहलाते हैं। तो ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा ही होगा। ठीक है। और जब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाता है। ठीक है। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या कहलाते हैं? जैसे AB है, ये BP लाइन है ना, ये P है और ये B है और ये AB है, AB। ठीक है। तो ये PB लाइन AB से थीटा डिग्री का एंगल बना रही है। तो AB के पैरेलल BP लाइन पर AB के पैरेलल जितनी भी हम लाइन ड्रा करेंगे ये ऐसे करके,
तो वो सेम ही एंगल बनाएंगी। कितना एंगल बनाएंगी? सेम एंगल बनाएंगी। एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन ये है, ये पैरेलल लाइन है इसके ए बी के। ठीक है, तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। और ये एंगल अल्टरनेट एंगल है, तो अल्टरनेट एंगल भी इक्वल होते हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। तो इसलिए तो इसका E1 और E2 के बिटवीन का जो एंगल हो गया ये E1 है वेक्टर और ये वेक्टर E2 है। तो ये एंगल कितना हो गया? 2 थीटा। थीटा है 2 थीटा। ठीक है, तो अब हम इनका रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालेंगे। हम क्या फार्मूला अप्लाई करके? जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं जिस फार्मूले से, उसी से हम इसकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालेंगे। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी को हमने क्या कह दिया? E इज इक्वल टू अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 2 थीटा। अब इसकी हम इंडिविजुअल इंटेंसिटी निकाल लेंगे। इंटेंसिटी एट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज, और ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। इंटेंसिटी एट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज। अब इस डिस्टेंस को निकालेंगे ट्राइंगल की हेल्प से। ये राइट ट्राइंगल बन गया ना, तो ये वाली डिस्टेंस क्या है? ये A है और ये R है। तो ये हाइपोटेनस हो गया। तो हाइपोटेनस क्या होता है? जो बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम होता है ना। तो ये हो गया R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो ये वाली साइड पे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर हो गई, और ये साइड पे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे इसको। ठीक है, तो E1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। R क्या आ जाएगा? BP का स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन BP क्या है? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये E1 क्या बन गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्क्वायर से स्क्वायर रूट रिमूव हो गया, तो ये हो गया R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है, अब इसी तरह से माइनस Q चार्ज की वजह से इंटेंसिटी निकाल लें। ड्यू टू माइनस Q चार्ज, उसे E2 कह देंगे हम। E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन माइनस Q चार्ज की वजह से भी ये डिस्टेंस इतनी है, तो यही आ जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है, अब यहां मैं बात आपको क्लियर कर दूं, जब ये डिस्टेंस इक्वल है, जितनी AP है उतनी ही BP है। तो जब डिस्टेंस इक्वल है तो इंटेंसिटी भी इक्वल होगी, क्योंकि चार्ज का अमाउंट तो इक्वल है, बस प्लस और माइनस है। तो इंटेंसिटी जितनी E1 की वैल्यू होगी उतनी ही E2 की वैल्यू होगी, क्योंकि जब डिस्टेंस पे डिपेंड करती है ना इंटेंसिटी। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होती है तो इंटेंसिटी कम होती चली जाती है। अब डिस्टेंस इक्वल है दोनों पॉइंट चार्ज से, माइनस Q चार्ज से भी P की डिस्टेंस वही है और प्लस Q चार्ज से भी P की डिस्टेंस वही है। तो यहाँ इन दोनों चार्ज की वजह से जो इंटेंसिटी आएगी P पर, वो भी इक्वल ही होगी। जितनी E1 होगी उतनी ही E2 होगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको दिखा देंगे। E1 इज इक्वल टू E2 और इज इक्वल टू E कह, ठीक है, E1 इज इक्वल टू E2 कह दिया हम। तो अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हम इसमें। इसे इक्वेशन 1 कह दिया हमने। रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो निकालते हैं हम, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। E इज इक्वल टू अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 भी E1 है तो ये भी E1 स्क्वायर प्लस 2E1 cos 2 थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? E1 स्क्वायर क्या हो गया? 2E1 स्क्वायर प्लस 2E1 स्क्वायर cos 2 थीटा।
ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 2e1² हमने कॉमन ले लिया, 1 प्लस cos 2 थीटा। अब इसको हम और ओपन कर देंगे, 2e1², 1 प्लस cos 2 थीटा का cos में फार्मूला होता है 2 cos² थीटा माइनस के 1, इस माइनस से ये प्लस कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये e इज इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट 2e1², और ये क्या बचा यहां 2 cos² थीटा, तो ये क्या हो गया, अंडर रूट 4e1² cos² थीटा। अब ये अंडर रूट से बाहर निकल के आ जाएगा 2e1 cos थीटा, ठीक। अब e1 e2 की वैल्यू हम जानते हैं, वो इसे पुट करनी, cos थीटा की वैल्यू और निकाल लो ट्राइंगल से, cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोई सा भी ट्राइंगल ले ले, राइट ट्राइंगल, इन दोनों में से हमने ये वाला ले लिया, तो ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, तो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है हमारे पास a, हाइपोटेनस क्या है हमारे पास अंडर रूट r² प्लस a², ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो e1 की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r² प्लस a², और cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई निकल के, a अपॉन r² प्लस a² का अंडर रूट, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे और रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकल आएगी।